हम लोग आज डीडीयू के फोर्थ सेमेस्टर बीएड फोर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक तकनीकी पेपर कोड 113 चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है एक ऐसी प्रविधि का विज्ञान जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण की क्रियाओं का यांत्रिकरण करना, ये दोनों क्या हैं? शैक्षिक तकनीकी के अर्थ हैं। NETF का पूरा अर्थ बताइए, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता है विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, शैक्षिक गुणों में वृद्धि करना। शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता से तात्पर्य है बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था, ज्ञान के संचय, वृद्धि एवं प्रसार में सहायता, सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता, उपयुक्त सभी। NETF का कार्य है शैक्षिक संस्थाओं के प्रमुखों, केंद्रीय और राज्य सरकारों के नवीनतम ज्ञान व अनुसंधान को एक दूसरे से साझा करना, ये NETF का कार्य है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ब्राइनो मोर जोन्स ने किया था। ब्राइनो मोर जोन्स ने किया था। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ब्राइनो मोर जोन्स ने किया था। शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया था? सिडनी प्रेसी ने किया था। शिक्षण मशीन का आविष्कार सिडनी प्रेसी ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हार्डवेयर है शैक्षिक तकनीकी प्रथम। हार्डवेयर है क्या है? शैक्षिक तकनीकी प्रथम। शैक्षिक तकनीकी तृतीय है प्रणाली उपागम। देखिए तीन होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली उपागम। हार्डवेयर प्रथम हो गया, सॉफ्टवेयर द्वितीय होगा, प्रणाली तृतीय हो गया। सापेक्षिक तकनीकी को हार्डवेयर कहा जाता है। सापेक्षिक तकनीकी को हार्डवेयर कहा जाता है। कोमल शिल्प उपागम को रचनात्मक शिक्षण तकनीकी किसने कहा? सिल्वरमैन ने कोमल शिक्षण उपागम को रचनात्मक शिक्षण तकनीकी कहा। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की समस्याओं के समाधान हेतु निर्णय लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए तीनों होना चाहिए, तो यहाँ तो इनमें से कोई नहीं दे रहा है। निम्न में से कौन सा प्रणाली का प्रचलन नहीं है? देखिए शिक्षण के स्तर ये नहीं है, अदा प्रदा प्रक्रिया, ये तीनों क्या है? शिक्षण प्रणाली है, प्रणाली का प्रचलन है, ये नहीं है, शिक्षण के स्तर नहीं है। कक्षा कच्छ के कौन कौन से सिद्धांत हैं? कक्षा कच्छ के कौन कौन से सिद्धांत हैं? ये तीनों सिद्धांत होंगे। पहला क्या है? तत्परता का सिद्धांत, सक्षमता का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये सभी कक्षा कच्छ के कौन कौन से सिद्धांत? ये सारे तीनों आएंगे कक्षा कच्छ के सिद्धांत में। कक्षा कच्छ कक्षा कच्छ संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व हैं संप्रेषण, संदर्भ, संदेश का स्रोत, संकेत या प्रतीक। ये सभी। कक्षा कच्छ संप्रेषण प्रक्रिया का घटक कौन सा है? माध्यम हो गया, प्राप्तकर्ता हो गया, संदेश हो गया, ये सभी। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। विकास कितनी अवस्थाएं बताई हैं? बौद्धिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। शिक्षण को कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए? शिक्षक को कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए? छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था समुचित हो, वातावरण से समुचित बनाया जाए, छात्रों के सतत मूल्यांकन की व्यवस्था, उपयुक्त सभी। संप्रेषण संदर्भ है, भौतिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, तीनों है। देखिए बाधाओं का प्रकार है। बाधाएं भौतिक बाधाएं होती हैं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती है, भाषा की बाधाएं।
ये सारे सभी होंगे। अन्य विद्वानों के अनुसार संप्रेषण की बाधाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? कितने वर्गों में विभाजित किया है? 3 वर्गों में विभाजित किया है। अन्य विद्वानों के अनुसार संप्रेषण की बाधाओं को कितने वर्गों में विभाजित? 3 वर्गों में। संप्रेषण में विभिन्न अवरोधक है, भाषा है, शोर है, पूर्व अनुभव है, ये सभी अवरोधक हैं। शिक्षण शब्द का तात्पर्य है सीखना। शिक्षण शब्द का तात्पर्य है सीखना। शिक्षण का व्यापक अर्थ है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है, यह व्यापक अर्थ हो गया। शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है, यह किसने कहा था? B.O. स्मिथ। शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है, यह किसने कहा था? B.O. स्मिथ ने। शिक्षण की अनेक विशिष्ट क्रियाओं को किसने बताया? कोमिसार। शिक्षण की अनेक विशिष्ट क्रियाओं को किसने बताया है? कोमिसार ने। शिक्षण एक पारस्परिक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण एक पारस्परिक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण में शाब्दिक वर्बल एंड अशाब्दिक नॉन वर्बल का विश्लेषण किसने किया था? B.K. पासी ने। B.K. पासी ने शिक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक का विश्लेषण किया था। B.K. पासी ने। किसी व्यक्ति में किसी चालू प्रक्रिया अथवा प्रणाली के बारे में अपेक्षित ज्ञान और समझ पैदा करना कहलाता है अनुदेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुदेशन। किसी व्यक्ति में किसी चालू प्रक्रिया अथवा प्रणाली के बारे में अपेक्षित ज्ञान और समझ पैदा करना कहलाता है अनुदेशन कहलाता है। शिक्षण के सबसे निचले और प्राथमिक स्तर के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता किसे दी गई है? अनुबंधन को। अनुबंधन को। शिक्षण के सबसे निचले और प्राथमिक स्तर के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता किसे दी गई है? अनुबंधन को। किसने कहा शिक्षण एक अति विशिष्ट कार्य है? जंगीरा और अजीत सिंह। जंगीरा और अजीत सिंह। किसने कहा शिक्षण एक अति विशिष्ट कार्य है? जंगीरा और अजीत सिंह। पर्यवेक्षित विधि के उद्देश्य कौन से हैं? व्यक्तिगता पर आधारित शिक्षा, आवश्यकतानुसार निर्देशन, छात्रों को स्वाध्यायशील, ये सभी। उपनाम को किन नामों से जाना जाता है? निरीक्षण, परिपाक व उपचारी विधि, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि, ये सभी। मेज या दरवाजों के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह या कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। किसने कहा था? वाइनिंग। प्रतिमान का अर्थ है वस्तु या रचना जिसे आदर्श मानकर उसके अनुरूप और वस्तुएं बनाई जाती हैं। वस्तु या रचना जिसे आदर्श मानकर उसके अनुरूप और वस्तुएं बनाई जाती हैं। प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। किसने कहा था? H.C. वाइल्ड ने का कथन है प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। शैक्षिक प्रतिमानों की विशेषता है कि ये दार्शनिक सिद्धांतों तथा मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन से हैं? लक्ष्य व उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, ये सभी। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? सूचना प्रक्रिया वर्ग। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? सूचना प्रक्रिया वर्ग के अंतर्गत। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? ब्रूनर ने। जेरोमी ब्रूनर ने। समूह अन्वेषण प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? सामाजिक अंतः प्रक्रिया वर्ग। समूह अन्वेषण प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? सामाजिक अंतः प्रक्रिया वर्ग। समूह अन्वेषण प्रतिमान
किसने प्रतिपादित किया था? हर्बर्ट थेलर और जॉन डुवी। अग्रिम संगठक प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? डेविड आशुबेल। अग्रिम संगठक प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? सूचना प्रक्रिया वर्ग। प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। एस.सी. वाइल्ड। शिक्षण प्रतिमान का तत्व कौन कौन से हैं? सहायता प्रणाली, उद्देश्य, संरचना, ये सभी। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता कौन थे? रॉबर्ट ग्लेसर थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण प्रतिमानों से अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाओं से है, जिसका कथन है पॉल डी ईगन का। शिक्षण प्रतिमानों के आधारभूत तत्व कितने हैं? 4 हैं। शिक्षण प्रतिमानों का निर्माण किसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है? विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। शिक्षण मशीन किसने तैयार की थी? सिडनी प्रेसी ने। अभिक्रमित सामग्री और विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। यह कथन किसने कहा था? वी.एफ. स्किनर ने। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? लघु पदों का सिद्धांत, पृष्ठपोषण का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने प्रतिपादित किया था? श्री नॉर्मन ए क्राउडर ने। किस अभिक्रमित में त्रुटि दर 15 से 20% तक कम होती है? शाखी अभिक्रमित में। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण किया था थॉमस एफ गिलबर्ट ने। अभिक्रमित अनुदेशन मूल्यांकन की पहली क्रिया है क्षेत्र जांच। अभिक्रमित अनुदेशन नामक विधि का निर्माण किया था सिडनी प्रेसी ने। दूरस्थ शिक्षा में संप्रेषण कौन होता है? संप्रेषक कौन होता है? दूरस्थ शिक्षा में संप्रेषक कैसा होता है? द्विमार्गी होता है। दूरस्थ शिक्षा कैसी प्रणाली है? अनौपचारिक प्रणाली है। दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग कब हुआ था? सन 1982 में। दूरस्थ शिक्षा का सिद्धांत क्या है? बहु माध्यम उपागम का सिद्धांत, सक्रिय सीखने का सिद्धांत, शिक्षार्थी में समाजीकरण का सिद्धांत, ये सभी होंगे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी। 1989। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? 14। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में थी। बाबा भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय गुजरात में। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? 14 राज्यों में। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1989 में, नवंबर में। दूरस्थ शिक्षा का सिद्धांत क्या है? बहु माध्यम उपागम का सिद्धांत, सक्रिय सीखने का सिद्धांत, शिक्षार्थी में समाजीकरण का सिद्धांत। दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग कब हुआ था? दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग 1982 में हुआ था। दूरस्थ शिक्षा कैसी प्रणाली है? अनौपचारिक प्रणाली है। दूरस्थ शिक्षा से संप्रेषण कैसा होता है? द्विमार्गी होता है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, प्रिंटर हार्डवेयर होता है, मॉनिटर भी होता है और कीबोर्ड भी होता है, सॉफ्टवेयर नहीं होगा। रिसाइकिल बिन में स्टोर होते हैं डिलीट आइटम रिस्टोर होते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को किस वर्ग में नहीं बांटा गया है? एनालॉग कंप्यूटर में, इनके अकॉर्डिंग। बाकी तो हमको सब सही ही लग रहा है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाता है? द्वितीय पीढ़ी में। इसको भी देख लीजिएगा।
सॉफ्टवेयर उपागम के घटक हैं ये सभी, स्क्रिप्ट, पाठ्यपुस्तक, स्लाइड प्रोग्राम, ये सभी। इसके क्वेश्चन पे उतना मुझे संदेह हो रहा है सारे आंसर पे, इसको सही से पढ़ लीजिएगा आप लोग। 2-4 आंसर सही है, लेकिन निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कंप्यूटर सह अनुदेशन एक स्वचालित अनुदेशनात्मक प्रविधि है। इस विधि में स्वचालित आंकड़े तैयार करने वाले उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। ये दोनों सही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर सह अनुदेशन के रूप में किस सन में इलिनॉयस विश्वविद्यालय में प्रयोग में लाया गया था 1961 में? इनमें कौन सा कथन कंप्यूटर से अनुदेशन से संबंधित नहीं है? यह अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। बाकी सारे होंगे। इनमें कौन सी कंप्यूटर से अनुदेशन की विशेषता है? ये सभी हैं। इसमें कंप्यूटर द्वारा विद्यार्थी को व्यक्तिगत अनुदेशन सामग्री प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रुचि, क्षमता व योग्यता के अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। इसमें विद्यार्थी व कंप्यूटर के मध्य अंतःक्रिया स्थापित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सह अनुदेशन का लाभ नहीं है? इसके द्वारा सभी विषयों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। यही नहीं है, बाकी सब नहीं में नहीं है, बाकी सब सही है। इसके स्व अधिगम के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा प्राप्त अधिगम सर्वोत्तम व अस्थायी होता है। यह विद्यार्थियों के लिए रुचिकर होती है। शिक्षक द्वारा कंप्यूटर का प्रयोग सहायक सामग्री के रूप में किस प्रकार से किया जा सकता है? कंप्यूटर के माध्यम से विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को उत्तेजित करना, शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाना, विद्यार्थियों में सृजनात्मक शक्ति को जागृत करना, उपयुक्त सभी। कंप्यूटर सह अनुदेशन की टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कोर्सवेयर, ये सभी। प्रस्तुतिकरण के लिए क्या तैयार किया जाता है? स्लाइड्स, हेडआउट्स हैंडआउट्स और स्पीकर्स नोट, ये सभी। पावर पॉइंट में कुल कितने मेन्यू होते हैं? 8 होते हैं। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है? यह एक ऐसी प्रविधि का विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। NFTF का फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता क्या? विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना, शैक्षिक गुणों में वृद्धि करना। NETF का कार्य है शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों, केंद्रीय और राज्य सरकारों के नवीनतम ज्ञान व अनुसंधान को एक दूसरे से साझा करना। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ब्राइनो मोर जोन्स ने। शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया था? शिक्षण मशीन का आविष्कार सिडनी प्रेसी ने किया था। हार्डवेयर एक शैक्षिक तकनीकी प्रथम। शैक्षिक तकनीकी तृतीय। प्रणाली उपागम। शैक्षिक तकनीकी को हार्डवेयर कहा जाता है। कोमल शिल्प उपागम को रचनात्मक शिक्षण तकनीकी सिल्वरमैन ने कहा था। कक्षा कक्ष के कौन कौन से सिद्धांत है? सारे सिद्धांत है। सक्षमता, तत्परता, अंतःक्रिया का सिद्धांत। कक्षा कक्ष संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व हैं। संप्रेषण, संदर्भ, संदेश का स्रोत, संदेश का प्रतीक, संकेत या प्रतीक। कक्षा कक्ष संप्रेषण प्रक्रिया के घटक कौन कौन से हैं? माध्यम हो गया, प्राप्तकर्ता, संदेश हो गया। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 3। शिक्षक को कौन कौन से उपागम अपनाने चाहिए? सभी। संप्रेषण, संदर्भ है, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ये सभी। बाधाओं के प्रकार हैं। भौतिक बाधाएं होती हैं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती हैं, भाषा की बाधाएं होती हैं। अन्य विद्वान के अनुसार संप्रेषण की बाधाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में। संप्रेषण के विभिन्न अवरोधक हैं। शोर भी है, पूर्व अनुभव भी है, भाषा भी है। शिक्षण शब्द का तात्पर्य है सीखना। शिक्षण का व्यापक अर्थ है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है। शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं को एक प्रणाली है। B.O. स्मिथ। शिक्षण की अनेक विशिष्ट क्रियाओं को किसने बताया है? कोमिसार ने। शिक्षण एक पारस्परिक अंतः प्रक्रिया है।
शिक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक का विश्लेषण किसने किया था? वी.के. पासी ने। किसी व्यक्ति को किसी चालू प्रक्रिया अथवा प्रणाली के बारे में अपेक्षित ज्ञान और समझ पैदा करना कहलाता है अनुदेशन। शिक्षण के सबसे निचले और प्राथमिक स्तर के प्रतिनिधित्व के रूप में मान्यता किसने दी थी? अनुबंधन को। किसने कहा था शिक्षण एक अति विशिष्ट कार्य है? जंगीरा और अजीत सिंह ने। पर्यवेक्षित विधि के उद्देश्य कौन कौन से हैं? व्यक्तित्वता पर आधारित शिक्षा, आवश्यकतानुसार निर्देशन, छात्रों को स्वाध्यायशील बनाना। उपागम के किन नामों से जाना जाता है? ये सब हो जाएगा। हाँ, मेज या दरवाजों के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह या कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। किसका कथन है? वाइनिंग। प्रतिमान का अर्थ होता है वस्तु या रचना जिसे आदर्श मानकर उसके अनुरूप और वस्तुएं बनाई जाती हैं। प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। किसने कहा था? एच सी वाइल्ड ने। शैक्षिक प्रतिमानों की विशेषता है कि ये दार्शनिक सिद्धांतों तथा वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। संप्रदाय उपलब्ध प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? सूचना प्रक्रिया वर्ग के। संप्रदाय उपलब्ध प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? ब्रूनर ने। समूह अन्वेषण प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? सामाजिक अंतः प्रक्रिया वर्ग। समूह अन्वेषण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? हर्बर्ट थेलर, जॉन डुवी। अग्रिम संगठक प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? डेविड आशोबेल ने। अग्रिम संगठक प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? सूचना प्रक्रिया वर्ग के अंतर्गत। बुनियादी शिक्षा प्रतिमान के जन्मदाता कौन थे? रॉबर्ट ग्लेसर थे। प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहारों को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? एच.सी. वाइल्ड। शिक्षण प्रतिमानों के आधारभूत तत्व कितने हैं? 4 हैं। शिक्षण प्रतिमानों का निर्माण किसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है? विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। शिक्षण प्रतिमानों से अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाओं से है। इसका कथन है पॉल डी ईगन। शिक्षण मशीन किसने तैयार किया था? सिडनी प्रेसी ने। अभिक्रमित सामग्री और विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। यह कथन किसने कहा था? वी.एफ. स्किनर ने। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? लघु पदों का सिद्धांत, पृष्ठपोषण का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। साखी अभिक्रमित अनुदेशन किसने प्रतिपादित किया? श्री नॉर्मल ए क्राउडर ने। किस अभिक्रमित में त्रुटि दर 15 से 20% तक कम होती है? साखी अभिक्रमित में। मैट्रिक्स अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण किसने किया था? थॉमस एफ गिलबर्ट ने। अभिक्रमित अनुदेशन नामक विधि का निर्माण किया था सिडनी प्रेसी ने। अभिक्रमित अनुदेशन मूल्यांकन की पहली प्रक्रिया है। क्षेत्रीय जांच। दूरस्थ शिक्षा में संप्रेषण कैसा होता है? द्विमार्गी। दूरस्थ शिक्षा कैसी प्रणाली? अनौपचारिक। दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग कब हुआ था? 1982 में। दूरस्थ शिक्षा का सिद्धांत क्या है? ये सभी। बहु माध्यम उपागम का सिद्धांत, शिक्षार्थियों के समाजीकरण का सिद्धांत, सक्रिय सीखने का सिद्धांत। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई थी नवंबर 1989 में। वर्तमान भारत में कितने राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? 14। बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ? गुजरात में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई थी।